नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं विज्ञान के प्रथम अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को पढ़ेंगे। साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरण के पार्ट 1 वीडियो को देखा, जिसमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में यह जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। उन एक-एक प्रकार के बारे में आप लोग को यहाँ पे चर्चा किया जाएगा। ठीक है? आप लोग का देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हम लोग 1.2 है, पेज नंबर आपका 7 है। ठीक है? चलिए देखते हैं। बोला जा रहा है कि कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व की परमाणु में नहीं बदलता है। न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्रण में आता है। ठीक है? वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में आप अध्याय 3 और 4 में इसको बढ़िया से पढ़ा जाएगा। ठीक है? चलिए देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में पहला आता है संयोजन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में पहला क्या आता है जी? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया केमिकल बोला जाए संयोजन अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। देखिए कॉम्बिनेशन। चलिए देखिए, संयोजन जो अभिक्रिया होती है उसको मतलब किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। देखा जा रहा है कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर के एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करें उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, संयोजन अभिक्रिया को एक लाइन में समझा जाए तो देखिए, वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ा हम लोग ने कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल रहे हैं। वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। साथियों, बोला गया है 2 या 2 से अधिक अभिकारक। अभिकारक को किस ओर लिखते हैं? एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाएं तरफ लिखते हैं, और उत्पाद को किस तरफ लिखते हैं? आरएचएस यानी राइट हैंड साइड की ओर लिखते हैं। इतना तो आप लोगों को मालूम होगा कि कोई भी जो एलएचएस को इस तरफ लिखा जाता है, आरएचएस को इस तरफ लिखा जाता है। देखिए साथियों, ये देखिए पहले आप लोग को पिछले वीडियो में हम लोग यह बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया जो है H2+O2 और 2H2H संतुलित नहीं होता है। यहाँ पे हम लोगों ने 2 लगा दिया था, यहाँ पे भी 2 लगाया था। ठीक है, तब यह संतुलित हो पाता है। अब देखिए, हम लोग को यह बोला गया ना कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिसमें अभिकारकों 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल जाए और एकल उत्पाद का निर्माण करें उसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन है। देखिए वैसे ही यहाँ पे कार्बन है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिला दीजिए, 2 अभिकारक हो गया, या 2 से अधिक अभिकारक भी आप लोग लिख सकते हैं, और एक उत्पाद का निर्माण हो गया CO2। यह भी क्या है? यह भी संयोजन अभिक्रिया है। मतलब 2 गो तत्व लेना है, दोनों तत्वों को आपस में मिला देना है और एक नया तत्व का निर्माण कर देना है, उसी को क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद और एग्जाम्पल इसके बारे में चर्चा किया जाए संयोजन अभिक्रिया के बारे में। देखिए एक आता है CH4+2O2, इसको पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद देखिए। सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करें। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल गया, एगो 2 गो पदार्थ मिल गया, एक एकल नया उत्पाद का निर्माण कर दिया, संयोजन अभिक्रिया। 2 गो अभिकारक मिल गया और एक एकल नया उत्पाद का निर्माण कर दिया, तो क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया हो गया। ठीक है, सरल शब्दों में बोला जाए क्रियाकलाप 1.4 में हमने यह भी देखा है कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई। इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए संयोजन अभिक्रिया में ही हम लोग पढ़ लेते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्माक्षेपी और एक होता है ऊष्माशोषी। इसको तो आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते होंगे
कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, इसका ट्रिक बताएंगे। देखिए, जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है ना, इसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद उत्पाद का निर्माण हो रहा है और उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है, उससे ऊष्मा निकल रहा है, उसी को क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। और वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा, जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा जो होती है अवशोषित होती है, मतलब खत्म होती चली जाती है, अवशोषित होती चली जाती है, उसे क्या कहा जाता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि प्राकृतिक गैसों का दहन किस प्रकार से होता है, इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, CH4 प्लस 2O2 एरो CO2 प्लस 2H2O प्लस में ऊर्जा रिलीज होता है। ठीक है, देखिए अब आप लोग को कि बोला गया है कि संयोजन प्रक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक एकल नया उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग वियोजन अभिक्रिया को समझते हैं कि आखिर वियोजन अभिक्रिया किसे कहा जाता है। देखिए, दूसरा अभिक्रिया का नाम है वियोजन अभिक्रिया, जिसे अपघटन अभिक्रिया भी, इसको ही अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, इसमें बोला जा रहा है, क्या आपने ध्यान दिया है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है। सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलाक्षणिक विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। 2FeSO4 एरो ऊष्मा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 गैस। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूट करके छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। यह एक वियोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस 7H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत एक फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी कि SO3 में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि SO2 तथा SO3 गैसें। देखिए, आप लोगों ने संयोजन अभिक्रिया में पढ़ा कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक एकल नया उत्पाद का निर्माण करें तो उसे क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन के अभिक्रिया के ठीक विपरीत अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया होती है, और ऐसा आपके सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि संयोजन अभिक्रिया के वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई उत्पाद ही प्रकार का होगा, लेकिन इसको हम लोग कहेंगे अभिकारक, क्योंकि यह तीर के चिन्ह के बाईं ओर लिखा जाता है। संयोजन अभिक्रिया जो होता है, इसमें दो या दो से अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का तो निर्माण करते हैं, लेकिन वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक जो होता है, जैसे कि आपके डेफिनेशन इसमें लिखा गया है कि एकल अभिकर्मक टूट करके छोटे छोटे उत्पाद, मैं कोई एकल अभिकर्मक इसको बोलेंगे और एक टूट करके छोटा छोटा उत्पाद का निर्माण कर देगा, इसी को क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। और इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया की विपरीत अभिक्रिया कहा जाता है। क्योंकि जो संयोजन अभिक्रिया था, संयोजन अभिक्रिया था H2 प्लस O2 मिलकर के H2O का निर्माण किया, इसको बोल रहे थे भाई संयोजन जी है। ठीक है, लेकिन जो वियोजन अभिक्रिया है, इसमें H2O ये टूट करके H2 प्लस O2 का निर्माण करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। मतलब वैसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूट करके दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करता हो, उसे क्या कहा जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। यह आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, देखिए 2FeSO4 एरो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। देखिए, संयोजन अभिक्रिया में हो रहा था, दो अभिकारक मिल रहा था, एक उत्पाद का निर्माण। ठीक उसी प्रकार जो इसमें वियोजन अभिक्रिया में होता है, एक जो अभिकारक जो होता है, एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण कर दिया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। और संयोजन अभिक्रिया में जो होता है उसको वियोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, इसका उत्तर सुनिए।
संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो संयोजन अभिक्रिया होती है उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एकल नया उत्पाद का निर्माण करते हैं, लेकिन वियोजन अभिक्रिया में एकल उत्पाद टूट करके, मतलब एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, जिस कारण संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब निकालिए आप लोग पेज नंबर, और यह भी देख लीजिए 2AgCl होता है, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, ये टूटता है तो 2Ag प्लस में 2Cl का निर्माण करता है। एकल अभिकारक था, टूट गया, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर दिया। शानदार सा ट्रिक है, बस देखना है कि एगो था इधर और टूट गया है बहुत सारे खंडों में, तो वियोजन। अब बहुत सारा है और मिल करके एगो नया उत्पाद का निर्माण कर दिया, मतलब एगो चीज का निर्माण कर दिया, तो क्या है? संयोजन अभिक्रिया। बस इतना ही आप लोग को इसमें देखना है। ठीक है, अब आइए, अच्छा आप लोगों को तो पहले ही बता दिया कि जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रिया में क्या होता है, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आइए विस्थापन अभिक्रिया को देखते हैं कि आखिर विस्थापन अभिक्रिया किसे कहा जाता है। दो ठो पढ़ लिए, तीसरा पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, बोल जा रहा है कि लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया तथा कॉपर सल्फेट के विलयन को नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया? Fe प्लस USO4 FeSO4 प्लस CO। इस अभिक्रिया में लोहे यानी आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण देखिए, Fe था प्लस में CuSO4 था। ठीक है, एरो FeSO4 प्लस CO। देखिए क्या होगा, Fe था अकेले, CuSO4 था एक साथ। अब इधर FeSO4 एक साथ कैसे हो गया? यहाँ पे Cu कैसे हो गया अलग? क्योंकि तो Cu तो इसके साथ मिला हुआ। तो देखिए क्या करता है, Fe जो होता है ना, बस Cu से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। ये Fe के पास आता है, इसको धक्का देके यहाँ से हटाता है और इसके स्थान पे खुद आके बैठ जाता है और Cu को क्या कर देता है? बाहर कर देता है। इसे क्या कहा जाता है? विस्थापन अभिक्रिया। मतलब कुछ जो मजबूत तत्व होते हैं, भारी तत्व होते हैं, वे क्या करते हैं? अपने से कमजोर तत्व को वहां से हटा करके उनका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, उसे ही क्या कहा जाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। और भी एग्जांपल है इसमें, जैसे कि Zn प्लस CuSO4। अब देखिए Zn है प्लस CuSO4, CO जो है अब काफी ज्यादा क्या होता है? कमजोर होता है। अभी Zn क्या करेगा? इस CO को मारेगा 1 लाख, यानी हाथ से मारेगा इसको और भगाएगा इसको, इधर लिखेगा Zn और SO4 के साथ आके मिल जाएगा। ठीक है, प्लस में अब CO अकेले हो गया, इसको तो Zn मार के भगा दिया है, तो CO इधर लिख देंगे। उसके बाद एक और आपकी अभिक्रिया है Pb प्लस CuCl2। एक और अभिक्रिया है, Pb है, लेड है, Cu है, Cl2 है, कॉपर क्लोराइड या है। अब Pb जो होता है भी कॉपर से काफी मजबूत होता है। कॉपर काफी, मतलब एक तरह से बोले काफी कमजोर गैस है, कमजोर तत्व है। ठीक है, गैस नहीं, कमजोर तत्व है। ठीक है, तो Pb क्या करता है? इसको हटाता है और इसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, PbCl2, और प्लस में किसका निर्माण कर देता है? CO। CO हमेशा क्या रहता है? बाहर चला जाता है। ठीक है, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, वे कॉपर को उसके यौगिक से क्या कर दे रहे हैं? विस्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आप लोग को यह समझना है कि जो विस्थापन अभिक्रिया होती है उसमें कोई एक मजबूत तत्व जो होता है अपने से कमजोर तत्व को वहां से मारता है उसको, और उसको अलग कर देता है और उसका स्थान वह स्वयं ग्रहण कर लेता है। ठीक है, अब चलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया को पढ़ने से पहले आप लोग यह जान लीजिए कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। क्योंकि ये जो कुछ अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रिया की तरह ही दिखाई देती हैं, लेकिन इसमें आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। देखिए कैसे, इसको आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोला जा रहा है कि आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जब जल में अविलय है। इस अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है।
Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस 2NaCl। ऐसा क्यों होता है कि Ba2 तथा SO2 की अभिक्रिया से BaSO4 का अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग यह जानिए, ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से यह ध्यान रखिएगा कि किस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। तो जो विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है उनमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, लिखा गया है Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4, ठीक है, प्लस में 2NaCl। देखिए इसमें आयनों का आदान प्रदान हुआ। यहाँ का जो Na2 था ये हट जाता है, दूसरे के साथ मिल जाता है, ये भी हट जाता है। जो SO4 के साथ है, यहाँ पे SO4 तो आ जाता है लेकिन इसके साथ Ba और SO4 आता है और Na2 चला जाता है फिर इसके Cl के साथ। मतलब Na2 गया इसके Cl2 के साथ और यहाँ का जो SO4 था और यह Ba जो आया यहाँ के इसके SO4 के साथ। मतलब अपने ही अंदर ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अदला बदली कर लेते हैं कि तुम मुझे, जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि तुम मुझे खीर दो मैं तुम्हें, मतलब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। ये प्रकार का होता है, मतलब इससे कुछ ले लेता है और इससे कुछ ले लेता है, दोनों आपस में आदान प्रदान कर लेते हैं, मतलब अपने ही अंदर आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं। उसे क्या कहा जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है उपचयन और अपचयन, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है, यह काला पदार्थ क्यों बना? यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। 2Cu प्लस O2 एरो 2CuO। यदि इस गर्म पदार्थ के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परतें भूरे रंग की हो जाती हैं, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उपचयन हुआ है, तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ की ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो कहते हैं कि अपचयन हुआ है, ठीक है। देखिए अब आप लोग को भी दिक्कत रहता है कि भाई अपचयन अपचयन कैसे याद करें, आखिर उपचयन अभिक्रिया कैसे होती है और अपचयन अभिक्रिया कैसे होती है। देखिए उपचयन और एक आता है अपचयन। क्या बोल जा रहा है, उपचयन के बारे में बोला जा रहा है कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो बोलते हैं कि उपचयन हो रहा है। मतलब इसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, और इसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, ह्रास होता है। देखिए अब आप इसको कैसे याद रखिएगा, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे उपचयन अभिक्रिया, और वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जो उपचयन अभिक्रिया होती है इसको याद रखेंगे कि ऑक्सीजन की वृद्धि, देखिए ऊ जो होता है ना, ऊ बड़ा ऊ, मतलब ऊ जो होता है वो काम हमेशा क्या होता है, बड़ा में आता है, बाद में आता है, ये बड़ा भाई है तो इसलिए ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ऐसा आप लोग याद रख सकते हैं। और अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, क्योंकि जब आ पढ़ते हैं अ पहले आता है इसलिए इसमें ऑक्सीजन का ह्रास, और उ बाद में आता है इसलिए इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। इस प्रकार से आप लोग इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी कंफ्यूजन रहता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो गलत करके चले आते हैं हम लोग। शायद मुझसे भी क्लास 10th में जब मैं पढ़ रहा था तो मुझसे भी शायद ये गलती हुई थी, ठीक है। इसलिए आप लोग को बता दिया कि जो क्लास मतलब अगर बोला जाए कि इसमें उ लगा हो, उपचयन लगा हो तो मतलब वृद्धि हो रही है, अगर इसमें अ लगा हो मतलब इसका ह्रास हो रहा है। आप लोग ऐसे याद इसको रख सकते हैं। देखिए अभिक्रिया में कॉपर कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है इसलिए यह अपचयित हुआ है, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है इसलिए यह उपचयित हुआ है। अर्थात किसी अभिक्रिया में अभिकारक अपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इस अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए अब एक और अभिक्रिया आप लोग को देखना है कि अपचयन और उपचयन अभिक्रिया किसे, अपचयन उपचयन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए पहले तो आप लोग यह याद रखिएगा कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन की प्रक्रिया तथा उपचयन की प्रक्रिया साथ साथ हो तो उसे अपचयन उपचयन अभिक्रिया बोले,
या रेडॉक्स अभिक्रिया उसको कहा जाता है। ये याद आप लोग जरूर रखिएगा कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन की प्रक्रिया तथा उपचयन की प्रक्रिया साथ साथ हो उसे अपचयन उपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है CuO प्लस H2 एरो CO प्लस H2O। आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि देखिए यहाँ पे पहले CuO को लिखते हैं तो CuO के साथ क्या है, ऑक्सीजन है। लेकिन यहाँ पे देखिए CO के साथ ऑक्सीजन नहीं है। और वही हम लोग आप लोग को बताएं कि अपचयन जब लिखा होगा तो ऑक्सीजन का ह्रास, मतलब ऑक्सीजन घट रहा है, अ है छोटा है। उपचयन में क्या हो रहा है भाई, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसमें देखिए यहाँ पे CuO है और CuO के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे हट गया, ठीक है। जब यहाँ से ऑक्सीजन हट गया तो हम लोग यह कह सकते हैं कि यह कौन सी अभिक्रिया हुई, यहाँ से CO में से ऑक्सीजन हट गया तो ऑक्सीजन जब हट गया तो कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन होती है। CO में कौन होता है, अपचयन होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में देखिए यहाँ पे आकर के ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ गया, यह कौन सा अभिक्रिया है, उपचयन। मतलब यह जो अभिक्रिया हुई इसमें से ऑक्सीजन का हटना यानी अपचयन की प्रक्रिया भी हुई, और यहाँ पे हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का जुड़ना यानी उपचयन की प्रक्रिया भी हुई। इसलिए हम इसको अपचयन उपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आप इसको समझ पा रहे होंगे, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया के और भी उदाहरण है, जैसे इसको भी ले लेते हैं। ZnO प्लस C O प्लस C एरो Zn प्लस CO, ऐसा ही ना है, हाँ ऐसा है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ पे उपचयन था, ठीक है। लेकिन आगे जाकर के यह देखिए आगे गया है और आगे जाकर के यहाँ से ऑक्सीजन वो हटा लिया है, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन हट गया है। तो जहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए वह कौन सा अभिक्रिया कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। और जहाँ पे यहाँ पे देखिए कार्बनों के पास ऑक्सीजन ना है, लेकिन इधर जाके देखिए कार्बनों के पास ऑक्सीजन आ गया, इसलिए यह कौन सा प्रक्रिया है, उपचयन का प्रक्रिया है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल है, आप लोग अपनी किताब में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप लोग यह जानिए कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग यानी ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे क्या कहते हैं, हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास तथा हाइड्रोजन का योग होता है यानी वृद्धि होती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखिए अब संक्षारण के बारे में, यानी कि क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को देखा है कि उपचयन अभिक्रिया किस प्रकार से हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि किस प्रकार से हो रही है, हाइड्रोजन का नुकसान किस प्रकार से हो रहा है, क्या आपने देखा है। तो संक्षारण देखिए, आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर ललिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्राय इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरा परत चढ़ना संक्षारण के अन्य उदाहरण है। देखिए आप लोग देखे होंगे कि आपकी मम्मी जो होंगी वो पायल पहनती होंगी, और वो पायल देखिएगा हम लोग जब खुले वातावरण में रहते हैं तो हम लोग आराम से ऐसे ऐसे चलते फिरते रहते हैं तो वायु के संपर्क में जरूर आता है। जब और पानी के संपर्क में भी आता है, अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में वह क्या होता है, आता है। तो उस पर देखिएगा चांदी पर एक काला रंग का परत चढ़ जाता है, ठीक है। उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। या आपके घर अगर तांबे का बर्तन होगा तो तांबे के बर्तन पे देखिएगा तो उस पे हरे रंग का परत चढ़ जाता है, ठीक है। अर्थात वह भी क्या हुआ है, संक्षारण से ग्रसित है। ये जरूर याद रखिएगा कि चांदी के ऊपर किस रंग का परत चढ़ता है, तो काला रंग का परत, और उसके बाद कि तांबे के ऊपर किस रंग का परत चढ़ता है, तो हरा रंग का परत चढ़ जाता है। तो जब कोई भी धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है, ठीक है। या उस पर एक विशेष रंग का परत चढ़ जाता है, जैसे कि चांदी को ले लिए तो उस पे काला रंग का परत चढ़ गया, तांबा को ले लिए तो उस पे हरा रंग का परत चढ़ गया। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। उसके बाद देखिए कि संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रोलिंग, जहाज तथा धातु विशेष करके लोहे से बनी वस्तुओं को बहुत ही क्षति होती है। लोहे के संक्षारण एक गंभीर समस्या है, ठीक है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। दैतिन में आपको संक्षारण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। देखिए आप लोग देखेंगे आपके घर अगर लोहे का पुल होगा आपके गांव में, देखिएगा वो संक्षारित हो जाता है, उस पर जंग लग जाता है, कुछ दिन के बाद टूट भी जाता है, खराब हो जाता है। बहुत सारे आपके घर लोहे के पदार्थ होंगे उनमें जंग लग जाएगा, अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आएगा, वायु के संपर्क में आएगा, ठीक है। उस पर पानी हमेशा पड़ता रहेगा, मतलब अब उसको खुला छोड़ दीजिएगा तो उस पर विशेष प्रकार की परत चढ़ जाएगी।
जिस कारण वो खराब होता चला जाता है, और जिस कारण हम लोग देखते हैं कि इसमें लाखों करोड़ों पैसे खर्च होते हैं। हर वर्ष हमारी सरकार करती है क्योंकि इन लोहे के पुल को ठीक किया जा सके, उन लोहे से बने वस्तुओं को ठीक किया जा सके। ठीक है? इसको आप लोग को अध्याय 3 में चैप्टर 3 में धातु और अधातु वाला जो चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल्स, उसमें आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। फिर है अगला टॉपिक, लास्ट टॉपिक आपके चैप्टर का, कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं। वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा रह जाता है तब उसका स्वाद या गंध कैसा होता है। उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्रायः तैलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन को रोकने वाले पदार्थ प्रतिअक्षीकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति जो होती है धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटा करके उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि आप लोग देखे होंगे चिप्स खाते होंगे तो चिप्स का थैला आता है बहुत बड़ा, लगता है कि उसमें पूरा भरा पड़ा है, लेकिन वैसा नहीं होता है। देखते हैं उसको खोलते हैं तो जब उसमें से गैसें निकल जाती हैं वो काफी थोड़ा सा मात्रा में वह भरा होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि अच्छा आप लोगों ने यह भी सोचा होगा कि गधा सब इतना खाली बड़ा बड़ा देता है, कोई कारण है कि केवल हम लोग को लालच देने के लिए कि इतना बड़ा भरा भरा है, ठीक है, इसलिए हमको बेच रहा है? नहीं, देखिए जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनको लंबे समय तक तेलीय तथा जो वसायुक्त खाद्य पदार्थ होते हैं उसको लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता सुरक्षित। इसलिए वे लोग क्या करते हैं, उसमें ऑक्सीजन गैस तो हमारे चारों ओर विद्यमान है, कार्बन डाइऑक्साइड भी विद्यमान है, तो वे लोग क्या करते हैं कि उसमें से ऑक्सीजन गैस को निकाल देते हैं उस चिप्स के थैली में से, और उसमें कम सक्रिय गैस जैसे कि नाइट्रोजन गैस को उस चिप्स के पैकेट में भर देते हैं। जिसके कारण हमें यह फायदा होता है कि जो भी उसमें पदार्थ को रखते हैं जैसे कि चिप्स ही रख रहे हैं तो लंबे समय तक रहता है, वह खराब नहीं होता है। ठीक है, यही प्रक्रिया उसमें होती है, तो इसलिए उसे विकृत गंधिता किसे कहेंगे, जब उसमें मान लीजिए तेल तथा वाष्पित खाद्य पदार्थ है और वो खराब होते चला जा रहा है, लेकिन उससे बचाने के लिए हम उसमें क्या रख दिए हैं, नाइट्रोजन गैस को उसमें डाल दिए हैं जिस कारण वो लंबे समय तक रहता है। इस कारण से हम उसका क्या करते हैं, उपयोग कर पाते हैं लंबे समय तक। यही क्या होती है, विकृत गंधिता होती है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को काफी अच्छा समझ में आएगा, बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि पार्ट 1 के बाद ही पार्ट 2 तुरंत ही वीडियो यह शूट हुआ है। उस वक्त तो सोच रहे थे कि एक ही वीडियो में खत्म कर दें, लेकिन सोचे कि फिर आप लोग का ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, एक दिन के बाद इसको देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, मतलब उसको पहले वीडियो अपलोड आज कर चुके हैं, अब अगले वीडियो में इसको हम लोग अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्योंकि हम लोग लाइन बाय लाइन पर चैप्टर के पर टॉपिक एक एक टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं, हर एक एग्जाम्पल को आपके समक्ष प्रस्तुत किए, और मुझमें कुछ कमी रह गई हो जिसको आप लोग मनीष नहीं बता पाए हो, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, फिर से हम इसको दोहराने का प्रयास करेंगे कि आपको मतलब क्या सुधार करने की जरूरत है जिसको आपको अधिक से अधिक समझ में आए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।